नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ। दिन भर की खास खबरों के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले कि आज की सुर्खियाँ शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपकी मदद हमारे लिए मजबूती प्रदान करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों का सिलसिला। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान, 12 नवंबर को होगा मतदान। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने आज चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक चरण में चुनाव होगा। 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। चुनाव के लिए अधिसूचना 17 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है और 29 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे उम्मीदवार। चुनाव आयोग ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग सही तरीके से चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इलेक्शन फेयर और सही तरीके से करवाने का प्रयास करेंगे। कोविड की स्थिति अब बड़ी चिंता नहीं है, लेकिन एहतियाती कदम जारी रखे जाएंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर रैंप, पेयजल और छायांकित क्षेत्र व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने पीसी में कहा कि कुछ मतदान केंद्रों का प्रबंधन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा, जबकि कुछ मतदान केंद्रों का प्रबंधन पूरी तरह से पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों द्वारा ही किया जाना है। उन्होंने कहा कि विधानसभा की 68 सीटों में से 17 सीटें एससी वर्ग और 3 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। हिमाचल में 55.07 लाख वोटर हैं। इनमें 27,80,000 पुरुष और 27,27,000 महिलाएं हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वोटर्स हमारी प्राथमिकता हैं। यही वजह है कि जिन लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है वो नामांकन के दिन तक इसे हासिल कर सकेंगे। नामांकन के दिन तक वोटर जुड़ सकेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि 80 साल के ज्यादा उम्र के लोग, दिव्यांग या कोरोना संक्रमित अगर बूथ पर नहीं आ पाते हैं तो उनके घर जाकर वोट ली जाएगी। 80 साल के ज्यादा उम्र के 1.82 लाख मतदाता हैं, लगभग 1.25 लाख से अधिक मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक दल आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को उतारती है तो पार्टी को ये बताना होगा कि ऐसी क्या बाध्यता थी कि ऐसे उम्मीदवारों को चुनना पड़ा। ये उनको अपने सोशल और प्रिंट मीडिया के जरिए बताना होगा। आपको बता दें कि हिमाचल सदन का कार्यकाल 8 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं। राज्य में फिलहाल बीजेपी की सरकार है और अब वहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ तीसरी पार्टी आम आदमी भी मैदान में कूद पड़ी है। चुनावी घमासान जारी है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग खारिज कर दी। उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़ा एक बड़ा फैसला शुक्रवार को दिया है। कोर्ट ने वजू खाने में कथित तौर पर मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। दूसरी तरफ ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हिंदू पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे के दौरान वजू खाने से मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण की मांग से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को फैसला लिया गया। वाराणसी की जिला अदालत ने इस याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में 7 अक्टूबर को हिंदू पक्ष ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए दावा किया था कि वजू खाने में मिला शिवलिंग उनके वाद का हिस्सा है। इस वजह से कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग रखी गई है। दरअसल हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग कह रहा है उसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। हिंदू पक्ष की मांग थी कि कथित शिवलिंग की जांच के लिए कार्बन डेटिंग कराई जाए ताकि उसकी उम्र का पता चले और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कार्बन डेटिंग की मांग 4 महिलाओं ने की थी। इसके बाद शुक्रवार को वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया है। माना जा रहा है कि हिंदू पक्ष अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। कांग्रेस बोली, गुजरात में पेपर लीक के 22 मामले और भाजपा गौरव यात्रा में व्यस्त।
कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर गुजरात में पेपर लीक का मामला उठाया और भाजपा पर प्रहार किया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा कि एक तरफ बीजेपी गुजरात में गौरव यात्रा निकाल रही है तो दूसरी तरफ यहां पेपर लीक के 22 मामले देखे जा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार गुजरात की नौजवानों का भविष्य तबाह कर रही है। पवन खेरा ने आज कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि गुजरात में लगातार हो रहे पेपर लीक जैसे गंभीर मामले के प्रति भाजपाई खामोशी वहां की सरकार का नौजवानों के प्रति उपेक्षित व्यवहार का पर्दाफाश करती है। उन्होंने कहा कि गुजरात में पेपर लीक के 22 मामले आ चुके हैं और बीजेपी सरकार गौरव यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने सवाल किया कि यह किस बात की गौरव यात्रा है, आखिर क्या कारण है जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। क्या नौजवानों को भाजपा सरकार गंभीरता से नहीं लेती? उन्होंने कहा कि आज गुजरात में कॉलेजों व सरकारी नौकरियों सहित स्कूलों के भी पेपर लीक हो रहे हैं और परीक्षाएं टल रही हैं। गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार है, क्या अब भी पेपर लीक का जिम्मेदार किसी और को ठहराएंगे? उन्होंने कहा कि 27 सालों से गुजरात में कांग्रेस शासन में नहीं है। 12 वर्ष तक स्वयं नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हैं वहां के सीएम रहे, जबकि उनके बाद अब तक कई मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। उनका कहना था कि आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी और भूपेंद्र पटेल के कार्यकाल में भी यह सिलसिला चलता रहा है। पवन खेरा ने कहा कि अभी हाल ही में स्कूल के पेपर लीक हुए, जबकि 13 अक्टूबर को सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में बीबीए के होने वाले पेपर के भी प्रश्न पत्र लीक हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार युवाओं की भविष्य पर कुठाराघात कर रही है। एसवाईएल नहर मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब की बैठक बेनतीजा रही। सतलुज यमुना लिंक यानी एसवाईएल नहर के मुद्दे पर शुक्रवार को चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार हुई इस बैठक में एसवाईएल को लेकर पंजाब के साथ कोई सहमति नहीं बन पाई। श्री खट्टर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल के निर्माण के लिए कहा है, उस पर भी पंजाब सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि एसवाईएल का निर्माण हमारे लिए जीवन मरण का सवाल है और यह वर्षों से लंबित मुद्दा है जिसे सुलझाने की आवश्यकता है। इसके लिए टाइमलाइन अवश्य निर्धारित की जाए। अब मुख्यमंत्री इस विषय को लेकर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बात करेंगे। यदि गजेंद्र सिंह शेखावत दोबारा मीटिंग के लिए बुलाएंगे तो आगामी कार्यवाही की जाएगी और यदि ऐसा नहीं होता तो हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी, ऐसा कहना था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। मामले में सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। आज की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के अलावा इस बैठक में दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और संबंधित विभागों के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के सीएम भगवंत मान से कहा कि पानी पर चर्चा बाद में कर लेंगे, लेकिन पंजाब पहले नहर का निर्माण करे। लेकिन सीएम भगवंत मान ने मजबूती से जवाब देते हुए कहा कि जब पंजाब के पास हरियाणा के लिए पानी ही नहीं है तो फिर नहर निर्माण का सवाल ही नहीं उठता। सीएम मान ने कहा कि हरियाणा पानी के बंदोबस्त के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से अपील करे। भगवंत मान ने कहा कि साल 1981 में हुए एसवाईएल एग्रीमेंट को 42 साल बाद लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि पंजाब का भूजल स्तर नीचे जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहले पंजाब के पास 4.22 मिलियन फीट पानी था और अब कुल 12.24 मिलियन एकड़ पानी रह गया है, जबकि हरियाणा के पास 14.10 मिलियन फीट पानी है। अन्य नदियों का पानी भी हरियाणा के पास है जिसे किसी खाते में नहीं रखा गया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब केवल 27% नदियां, नाले और नहरों का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि 73% पानी धरती से निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मीटिंग में BBMB यानी BBMB का मामला भी उठाया और कहा कि इसमें पंजाब हरियाणा का बराबरी का हिस्सा है तो फिर केंद्र को पानी क्यों दिया जा रहा है। BBMB में पंजाब से पावर विभाग और केंद्र से सिंचाई विभाग का सदस्य शामिल होता है। कुल मिलाकर यह बैठक विफल रही और इसमें कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। समझा जाता है कि अब यह मामला एक बार फिर केंद्र सरकार की पाले में जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मामले पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच युद्ध।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की वित्तीय मामलों के विभाग की उप निदेशक पाओलो मोरो द्वारा भारत की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी योजना की प्रशंसा करने के एक दिन बाद सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच श्रेय लेने की होड़ मच गई है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने शुक्रवार सुबह यानी आज ट्वीट कर कहा कि यह कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए थी जिसने क्रमशः 2013 और 2009 में डीबीटी और आधार की शुरुआत की थी। इस पर बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख और राज्यसभा सदस्य अमित मालवीय ने कुछ आंकड़ों के जरिए जवाब दिया कि 2013-14 में सिर्फ 43 जिलों को कवर किया गया और 28 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के जरिए किया गया। उन्होंने कहा कि 2014 और 2022 के बीच जब से भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सत्ता में आई है 750 जिलों को कवर कर लिया गया है और 25,66,000 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया है। मालवीय ने चिदम्बरम के ट्वीट के जवाब में लिखा, क्या पूर्व वित्त मंत्री ईमानदारी से बताएंगे कि कुछ आंकड़ों को देखने के बाद श्रेय किसको दिया जाना चाहिए। 2013 में 14:43 जिलों को कवर किया गया और 28 करोड़ का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया। 2014 में 22:750 जिलों को कवर किया गया और 25,66,000 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया। इससे पहले पूर्व वित्त मंत्री ने कहा था कि आईएमएफ अधिकारी ने डीबीटी मॉडल की प्रशंसा करते हुए इसे लॉजिस्टिक चमत्कार कहा था। उन्होंने आधार की अभिनव उपयोग की भी प्रशंसा की थी। अपने आगे ट्वीट करते हुए चिदम्बरम ने कहा था कि इससे पहले कि भाजपा डीबीटी और आधार के लिए श्रेय का दावा करे, कृपया याद करें कि उन्हें कब और किस सरकार द्वारा पेश किया गया था। आधार 28 जनवरी 2009 को लॉन्च किया गया था। डीबीटी को 1 जनवरी 2013 को पेश किया गया था। दोनों यूपीए सरकार द्वारा ही लॉन्च की गई थी। आईएमएफ का दावा 2027-28 में भारत जापान को पीछे छोड़ तीसरे पायदान पर होगा। आर्थिक रूप से विकसित दुनिया के बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर रूस यूक्रेन युद्ध, महंगाई के इजाफे के कारण संकट के बादल छाए हुए हैं। इन देशों पर मंदी आने का खतरा मंडरा रहा है। भारत को दुनिया का चमकता सितारा बताया जा रहा है। आईएमएफ ने जब दुनिया के कई देशों की विकास दर के अनुमान को घटा दिया है, पर उसका मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इन सभी चुनौतियों के बावजूद 6.8% की दर से मौजूदा वित्तीय वर्ष में विकास करेगी, जो अमेरिका, चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इसी विकास की रफ्तार के चलते आईएमएफ का मानना है कि 2027-28 में भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आईएमएफ के मुताबिक 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था जर्मनी के बराबर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था का साइज बढ़कर $4.94 ट्रिलियन का हो जाएगा और उसके बाद के वर्ष 2027-28 में भारतीय अर्थव्यवस्था जापान के $5.17 ट्रिलियन के मुकाबले बढ़कर $5.36 ट्रिलियन की होगी। 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था का साइज $3.18 ट्रिलियन का रहा था, जबकि 2021 में यूके की अर्थव्यवस्था का आकार $3.19 ट्रिलियन था। भारत में अप्रैल से मार्च की अवधि को वित्त वर्ष माना जाता है, जबकि यूके में कैलेंडर वर्ष को ही वित्त वर्ष माना जाता है। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में कामयाब रही। हालांकि ये डेटा तिमाही आंकड़ों के आधार पर तैयार किए गए थे। आईएमएफ का मानना है कि 2022-23 वित्त वर्ष के खत्म होने पर भारतीय अर्थव्यवस्था का साइज $3.47 ट्रिलियन का होगा और यूके का $3.2 ट्रिलियन का हो जाएगा। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की 40 दिन की पैरोल अर्जी स्वीकार। हरियाणा की सुनारिया जेल में कारावास की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की 40 दिन की पैरोल अर्जी स्वीकार कर ली गई है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह कदम आदमपुर विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले उठाया गया है। आदमपुर में 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इससे पहले डेरा प्रमुख को जून में 1 महीने की पैरोल पर रिहा किया गया था और फरवरी में उसकी 3 सप्ताह की फरलो मंजूर की गई थी। हालांकि इस मामले को लेकर भी उस वक्त काफी विवाद हुआ था और लोगों ने इसकी बड़ी आलोचना की थी। गुरमीत राम रहीम डेरा के सिरसा स्थित मुख्यालय में अपने आश्रम
पर 2 महिला अनुयायियों से बलात्कार के दोष में 20 साल कारावास की सजा भुगत रहा है। उसे अगस्त 2017 में पंचकुला में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था। गुरमीत राम रहीम को 2002 में डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए भी पिछले साल 4 अन्य लोगों के साथ दोषी ठहराया गया था। डेरा प्रमुख और 3 अन्य लोगों को 2019 में 16 साल से अधिक समय पहले एक पत्रकार की हत्या के मामले में भी दोषी करार दिया गया था। इनकी छवि काफी विवादित रही है और पिछले वर्षों में जब यह इनसे संबंधित मामला अदालत में चल रहा था तब ये काफी चर्चा में आए थे। आप नेता के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिफरी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया पर तीखा हमला किया है। ईरानी ने इटालिया को पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबेन मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए गटर माउथ कहा है। गोपाल इटालिया को आज ही जमानत मिली है। स्मृति ईरानी ने एक वीडियो शेयर करते हुए गोपाल इटालिया पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ने ट्वीट किया, अरविंद केजरीवाल गटर जैसे मुंह वाले गोपाल इटालिया ने आपके आशीर्वाद से पीएम मोदी की मां हीराबा के लिए अपशब्द कहे हैं। मैं कोई नाराजगी नहीं जताती, मैं यह नहीं दिखाना चाहती कि गुजराती कितने नाराज हैं, लेकिन आप यह जान लें कि जनता ने आपको देख लिया है। आपकी पार्टी को गुजरात चुनाव में नष्ट कर दिया जाएगा। गोपाल इटालिया के वीडियो को रीट्वीट करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि हीराबा मां शक्ति का रूप है। केजरीवाल के खास गोपाल इटालिया ने 100 साल की हीराबा को नफरत की राजनीति में घसीट दिया। गुजरात जैसे सभ्य समाज में आप और उसकी विकृत मानसिकता के लिए कोई जगह नहीं है। गुजरात के नाम पर मातृशक्ति का ऐसा अपमान गुजराती अपने वोट से करेंगे। एक हफ्ते के भीतर बीजेपी ने इटालिया का तीसरा वीडियो जारी कर हमला बोला है। पहले वीडियो में गोपाल ने पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहने के अलावा कई विवादित बातें कही थी। दूसरे वीडियो में इटालिया ने मंदिर और कथाओं को शोषण का अड्डा बताते हुए महिलाओं को वहां न जाने की सलाह दी थी। एयरटेल 5G प्लस 8 शहरों में लॉन्च। ग्राहकों को 5G के लिए सिम बदलने की जरूरत नहीं। एयरटेल ने 5G सेवाओं का इंतजार कर रहे ग्राहकों को बड़ी सौगात दी है। एयरटेल ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी में अपनी एयरटेल 5G प्लस सर्विस शुरू की है। यह सेवा जल्द ही चरणबद्ध तरीके से देश के सभी प्रमुख शहरों में शुरू होगी। आपके शहर में अगर यह सेवा उपलब्ध नहीं है तो यह जानने के लिए आप एयरटेल थैंक्स ऐप में जाकर इसकी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ आप यह भी पता लगा सकते हैं कि आपका स्मार्टफोन 5G रेडी है या नहीं है। इस सेवा के शुरू होने से यूजर्स को अब पहले से के मुकाबले 20 से 30 गुना अधिक तेज नेटवर्क की सुविधा मिलेगी। साथ ही शानदार साउंड एक्सपीरियंस और दमदार कॉल कनेक्टिविटी भी मिलेगी। इसके साथ साथ फाइलों को डाउनलोड करना और भारी एप्लीकेशन लॉन्च करना ग्राहकों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। यही नहीं, क्लाउड स्ट्रीमिंग, हाई क्वालिटी वीडियो, क्लाउड गेमिंग आदि भी 5G नेटवर्क पर और बेहतर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एयरटेल के ग्राहकों को 5G सेवाएं पाने के लिए सिम को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह किसी भी 5G हैंडसेट और एयरटेल में मौजूदा 4G सिम पर काम करेगा। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं के पास 5G फोन है वे अपने मौजूदा डेटा प्लान पर हाई स्पीड एयरटेल 5G प्लस का लाभ तब तक उठा सकते हैं जब तक इसे और अधिक बड़े पैमाने पर रोल आउट नहीं कर दिया जाता है। दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी ने दिल्ली में 25 जगह पर छापेमारी की। दिल्ली शराब घोटाला दबने का नाम नहीं ले रहा है। इस केस में ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली में 25 जगह छापेमारी की। इस दौरान एजेंसी ने राजधानी के कई शराब कारोबारियों के आवासों सहित कई ठिकानों पर आज तलाशी ली। पहले भी ईडी और सीबीआई ने इस केस में 100 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। पहले एजेंसी ने कुछ नेताओं, पूर्व नौकरशाह और कारोबारियों के घर तलाशी ली थी। 7 अक्टूबर को दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद में ईडी ने 35 ठिकानों पर छापे मारे थे। वहीं 16 सितंबर को ईडी ने इस मामले में दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, नेल्लोर और चेन्नई समेत देश भर में 40 ठिकानों पर छापेमारी की थी। तब सिर्फ हैदराबाद में ही 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। जांच एजेंसियों ने अब तक केस में 3 आरोपियों विजय नायर, समीर महेंद्रू और अभिषेक बेईनपल्ली
को गिरफ्तार किया है। इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भी आरोप लगे हैं। दरअसल सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ छापे से 2 दिन पहले यानी 17 अगस्त को ही एफआईआर दर्ज कर ली थी। इसमें दावा किया गया था कि एक शराब कारोबारी ने मनीष सिसोदिया की नजदीकी को 1 करोड़ रुपए दिए थे। इसको लेकर मनीष सिसोदिया ने कहा था कि केवल 1 करोड़ रुपए की बात कही गई है, जबकि इसमें किसी प्रकार के सबूत एफआईआर में दर्ज नहीं किए गए हैं और ये कहा गया है कि सूत्रों से जानकारी मिली है, जिसकी बड़ी आलोचना की गई थी। अब चलिए एक खास रिपोर्ट। यह रिपोर्ट आपके लिए डरावनी हो सकती है। खतरनाक मंदी की ओर बढ़ रही है विश्व की अर्थव्यवस्था। जी हाँ, विश्व बैंक ने कहा कि ऊंची मुद्रास्फीति, बढ़ रही ब्याज दरें और विकासशील देशों पर बढ़ रहे कर्ज के बोझ के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था खतरनाक मंदी की ओर बढ़ रही है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास ने गुरुवार को आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमने वैश्विक विकास के लिए अपने 2023 के विकास के अनुमान को 3% से घटाकर 1.9% कर दिया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था खतरनाक मंदी की ओर बढ़ रही है। श्री मलपास ने कहा कि हम विकासशील देशों में लोगों को आगे बढ़ने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इन देशों में कर्ज बढ़ने का कारण उच्च ब्याज दर है। एक तरफ कर्ज बढ़ रहा है और तो दूसरी तरफ उनकी मुद्राएं कमजोर हो रही हैं। मुद्रा के मूल्य में गिरावट कर्ज का बोझ बढ़ा रही है। विकासशील देशों के समक्ष कर्ज संकट की समस्या आ गई है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति की समस्या है, ब्याज दर बढ़ रही है और विकासशील देशों में जो पूंजी प्रवाह हो रहा है वह बंद हो गया है। इससे गरीबों पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत है। सितंबर के मध्य में प्रकाशित एक अध्ययन में विश्व बैंक ने आगाह किया था कि जैसे जैसे दुनिया भर के केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति के जवाब में ब्याज दरों में वृद्धि करेंगे, दुनिया 2023 में वैश्विक मंदी की ओर बढ़ती चली जाएगी। उन्होंने 0.5% की वृद्धि का अनुमान जताया था। उन्होंने हाल ही में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी ने 1990 के बाद से वैश्विक गरीबी घटाने के प्रयासों को सबसे बड़ा झटका दिया है। कोविड के कारण 2020 में 7 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी की ओर धकेल दिया तथा यूक्रेन युद्ध ने इसे और खराब कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि नए व्यवसायों और विकासशील देशों में पूंजी प्रवाह की अनुमति देने के लिए दुनिया को जिन मुद्दों से निपटना है उनमें से एक है जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों की दिशा में बदलाव आना। उन्होंने कहा कि दुनिया उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से बेहद चुनौतीपूर्ण माहौल का सामना कर रही है और इसके गंभीर निहितार्थ हैं जो कि विकासशील देशों के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि स्थितियां और रुझान 2023 और 2024 तक बने रह सकती है। यानी उनकी आशंका है कि आने वाला वर्ष 2023 आर्थिक दृष्टि से आशंकित है और खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये थी आज दिन भर की खास खबरें। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए द पब्लिक वर्ल्ड के साथ। हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। दिन भर की खास खबरों के साथ हम हाजिर होते हैं। हमारे लिए आपका सहयोग और समर्थन बेहद जरूरी है और यह समर्थन आप हमें हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।